हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। आज के इस लेक्चर में फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री में हम एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस यूजिंग मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मतलब किस तरीके से मोल कंसेप्ट को यूज करके हम सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल के कुछ ओवरव्यू एक बता देते हैं कि क्या क्या चीजें इन सब में इसमें होती है फाउंडेशन कोर्स के मॉड्यूल में। दैट इज टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि हर एक टॉपिक को बेसिक से लेके थोड़े से ऊपर के लेवल तक आपको लेके जाया जाता है, जिससे 11th-12th के कंसेप्ट्स को समझने में आपको आसानी हो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर पीडीएफ में। जिस दिन ये वाला वीडियो आता है, एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के पीडीएफ में भी मिलते हैं। और ये पीडीएफ उसी दिन आता है जिस दिन वो वीडियो आता है एक्सप्लेनेशन का। इनके नेक्स्ट डे इसी डीपीपी, इसको हम लोग है ना डीपीपी बोलते हैं, तो इसी डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो नेक्स्ट डे आता है मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं आपके वीकली टेस्ट पेपर्स आपके चैप्टर वाइज होते हैं, जो कि आपके कंसेप्ट्स को और ब्रश अप कर देते हैं। पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको यहां इसी चैनल पे मिलेंगे। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब पूरे चैप्टर को कंपाइल्ड फॉर्म में, पूरे एक समराइज्ड फॉर्म में एक वीडियो में उसे कंपाइल किया गया होगा। उसके सारे कंसेप्ट्स को एक ओवरव्यू के फॉर्म में किया गया होगा, एक समरी के फॉर्म में। सो आप उसे देख के पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलेगी, जो कि आपके लर्निंग को, आपने कितना नॉलेज लिया है, आपके कितने कंसेप्ट्स आ चुके हैं, उनको और ब्रशअप करने के लिए, उन्हें टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें कंटिन्यू टेस्ट होंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग मोल कंसेप्ट। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ये चीज तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, मतलब यूनिफॉर्मली उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मिले होते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन जो होता है जनरली उसमें 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें 2 कंपोनेंट्स हो, those are known as binary solutions। ठीक है, the component which is present in minor proportion, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है मेजर प्रपोर्शन में, वो सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, सो हमें तो ये चीज पहले से पता है कि जो सॉल्यूशन है वो बनता है 2 चीजों से, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये लेस क्वांटिटी में होगा और ये मोर क्वांटिटी में होगा जनरली। ठीक है, फिर उसके बाद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रेफर्स टू द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये जो वर्ड यहां पे लगा हुआ है ना, रिलेटिव, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितनी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितना प्रेजेंट है, सॉल्वेंट सॉल्यूट के कंपैरिजन में कितना प्रेजेंट है, वो चीज कॉन्सेंट्रेशन होती है। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल को अप्लाई करके हम कॉन्सेंट्रेशंस को काफी वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी एक ऐसी टर्म है जो पूरे, अब आपके 11th क्लास से शुरू होकर पूरी केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ते जाओगे तब तक ये मोलैरिटी काम आएगी। ठीक है, सो मोलैरिटी इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये आसान और काफी ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है, एक एक्सप्रेशन है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Molarity can be defined as the number of moles of solute present in 1 liter of a solution. It is denoted by capital M. इसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं और हम बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब आप यहां पे नंबर ऑफ मोल्स भी डाल सकते हो, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये हमारा हो गया मोलैरिटी, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये चीज याद रखना कि यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं, आपने कितना ही सॉल्यूट डाला हो, हम एज अ होल वॉल्यूम को यहां पे सोल्यूशन का कंसिडर कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो n is the number of moles of the solute present in the solution, w weight of the solute in grams, है ना। सो हम ये बोल सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का हमने n ले लिया, w हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, GMW इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, कितना ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल सकते हो ना आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सो मोलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये उसका मोलर मास है कि भाई एक मोल सब्सटेंस कितने में प्रेजेंट होता है, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में प्रेजेंट होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप ये W अपॉन GMW भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यूज को, है ना। फिर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, देन M इज इक्वल्स टू N अपॉन V, W अपॉन GMW इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, वो जो मैंने आपको अभी बताया था कि n की जगह आप W अपॉन GMW भी लिख सकते हो, तो इनने यहाँ पे n की जगह W अपॉन GMW लिख दिया, इन एंड वॉल्यूम इन ml करके हमने 1000 से इसको न्यूमरेटर में डाल दिया। अगर यहाँ लीटर रखोगे तो ये नहीं आएगा, अगर यहाँ ml कर दोगे तो यहाँ पे 1000 भी आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन मेथड है ये तो एक तरीका, है ना। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला इन द सेंस मतलब अब हमारा क्या था, मोलारिटी M इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा W अपॉन GMW अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये फॉर्मूला है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, W अपॉन GMW इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और अगर आप इस लीटर को ml में कन्वर्ट लिखते हो यहां पे तो ऊपर 1000 लगा दो, ठीक है। ये मोलैरिटी है। एग्जाम्पल 0.4 m सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन मीन्स दैट 0.4 moles of sodium carbonate is present in 1000 ml of the solution, 1000 ml of solution में प्रेजेंट है, मतलब लीटर्स में। तो अब मैं क्या करूं, या तो इसको ऐसे लिख दूं भाई, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो 1 लीटर मतलब 1 लिख दो, तो आ गया आंसर 0.1 m मोलैरिटी। और अगर आप ml में लिख रहे हो तो 0.4 अपॉन ml कितने हैं, 1000, तो जब हम नीचे ml में लेते हैं तो ऊपर 1000 डाल देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया तो भी आंसर आया 0.4। इस तरीके से मोलारिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। Mole fraction of a component in a solution can be defined as the ratio of number of moles of that component upon total number of all the moles of all the components, है ना। ये चीज हमने पिछले वाले वीडियो जो था हमारा उसमें भी देखा था, एक्सप्लेनेशन वीडियो में। सो इसको हम लोग किससे, इस तरीके से काय से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को आपको सॉल्यूट का निकालना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल द मोल्स, तो जितने भी मोल्स हैं मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स। सो अगर मैं सॉल्यूट को बोल दूं, समझ लीजिए मैंने सॉल्यूट को बोल दिया 1, मैंने सॉल्यूट को मान लिया 1 और सॉल्वेंट को मैंने मान लिया 2, ठीक है। सॉल्यूट को मैंने मान लिया 1 एंड सॉल्वेंट को मैंने मान लिया 2, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2। मतलब फ्रैक्शन ऐसे ही निकालते हैं ना, एक कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल्स को आप यहां पे ऐड कर दो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन। सो देखिए हमारा ये लिखा भी हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, हम उसको नंबर ऑफ मोल्स से डिफाइन करते हैं, एंड काय सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू number of moles of solvent upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. So are you getting the point? यहाँ पे solute निकाला है, यहाँ पे solvent निकाला हुआ है, ठीक। The sum of the mole fractions of all the components in a solution is equal to unity. जितने भी components हैं उन सबका जो मोल फ्रैक्शन आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑब्वियस चीज है भाई, फ्रैक्शन
1 से कम होगा, फ्रैक्शन जो है वो 1 से तो कम ही होगा, क्योंकि जब मैं एक कंपोनेंट का ऊपर ले रहा हूं और नीचे में टोटल ले रहा हूं तो ऑब्वियसली चीज है ये चीज 1 से तो कम ही आएगी ना। ऐसे ही मैंने दूसरे कंपोनेंट का भी लिया और नीचे ले लिया मैंने टोटल, तो इसका भी जो आंसर आया दैट वाज लेस देन 1, इसका भी जो आंसर आया दैट वाज आल्सो लेस देन 1। तो हम बोलते हैं कि जब हम इन दोनों को मतलब इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए, मतलब एज अ होल 1, दिस इज यूनिटी। वो भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, इन दोनों को टोटल करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो इसलिए दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1, दिस इज नोन एज यूनिटी, यूनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। The concentration of the solution can also be expressed in terms of weight percentage, volume percentage and weight volume percentage, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। आइए देखते हैं वेट परसेंट। सबसे पहला वो जो W अपॉन W लिखा है उसको हम लोग मास परसेंटेज भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास परसेंटेज। इसको हम लोग M अपॉन M भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर होता है W अपॉन W लिखना, ठीक है। सो मास परसेंटेज है द मास ऑफ अ सॉल्यूट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स present in 100 grams of a solution is called the weight percentage of the solute in the solution। इसको weight percentage बोलते हैं हम solute का। देखो ध्यान से देखना, weight of the solute अपॉन weight of the solution है नीचे। गलती पता है क्या करते हैं आप लोग कि ऊपर तो हम लोग सॉल्यूट को ले लेते हैं और क्वेश्चन में दिया होता है दूसरा सॉल्वेंट, तो हम सीधा उठा के यहाँ नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट डाल देते हैं, बल्कि नीचे वेट ऑफ सोल्यूशन होता है और सोल्यूशन के लिए आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना होता है, ठीक है। आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना होता है, तब जाके आपका ये सही बनता है सोल्यूशन, ठीक है। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं 100 का मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, सोल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करोगे, ठीक है। लाइक एग्जांपल 10% ऑफ वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इसका मतलब क्या, 10% मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, कितना है, मैंने बोला टोटल सोल्यूशन बाई 100 है, ठीक है। सो ये मेरा x हो गया, अब ये है 10% और यहां पर है इनटू 100, है ना। मुझे x निकालना है कि NaOH मैंने कितना ऐड किया है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, 100 से 100 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल्स टू 10 ग्राम्स। मतलब मेरा टोटल सोल्यूशन अगर 100 ग्राम्स है तो उसमें 10 ग्राम्स मेरा NaOH है। टोटल सोल्यूशन अगर 100 ग्राम्स है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, तो अगर 10 ग्राम्स मेरा NaOH है तो 90 ग्राम्स वाटर हो जाएगा। क्लियर। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब जैसे वहां पे मैंने दोनों वेट लिए थे तो मास मास आया था, यहां पे हम लोग लेंगे वेट बाय वॉल्यूम है तो वन वुड बी मास ऑफ द सॉल्यूट और नीचे वाला होगा वॉल्यूम, ठीक है। सो अब आप देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहां पे ml में ले लो, क्योंकि एक मुझे मास रखना है तो दूसरा वॉल्यूम रखना है, क्योंकि मेरा फॉर्म मतलब ये एक्सप्रेशन ही वही है, वेट बाय वॉल्यूम, है ना। सो इनटू 100 क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, सो 10% वेट बाय वॉल्यूम Na2CO3 सोल्यूशन, ठीक है। तो अब आप ये मान लो, उन्होंने बोला 10%, तो परसेंट मेरा 10 है, अपॉन मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो गया x, अपॉन उनने बोला है ml। अब मुझे क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहीं ml नहीं दिया तो मैं अज्यूम करता हूं 100 ml, कहीं भी अगर ना दिया हो तो आप उसमें 100 ग्राम 100 ml उसे मान सकते हो। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मान लिया 100 इंटू 100 परसेंटेज, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 ग्राम्स, ठीक। ये आ गया हमारा Na2CO3 का वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। वॉल्यूम परसेंटेज, अब दोनों से ऊपर नीचे दोनों जगह वॉल्यूम ले लो, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये तो बड़ा सिंपल है। अगर बोल रहे हैं कि 70% है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सोल्यूशन, तो 70% वो है, तो इज इक्वल्स टू मेरे को निकालना है टोटल मेरा अल्कोहल मैंने इसमें कितना यूज किया है, टोटल सोल्यूशन को मैं मान लूंगा 100 मैंने मान लिया टोटल सोल्यूशन को, और इनटू 100, तो x इज इक्वल्स टू 70, पर यहां ग्राम नहीं लगेगा, यहां आएगा ml, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन ही है वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब v बाय v,
ठीक है। सो इट वुड बी 70 ml इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो 70 ml उसमें अल्कोहल है और सिर्फ 30 ml उसमें पानी है, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री, आइए, ठीक है। द केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमें सबको पता है ये चीज कि भाई रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सिंस दीज केमिकल इक्वेशंस शुड कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दे शुड बी बैलेंस्ड। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। हमने केमिकल रिएक्शंस वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है हमारे इसी फाउंडेशन केमिस्ट्री में, वहां पे हमने ये पढ़ा हुआ है केमिकल रिएक्शंस में भी कि किस तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब क्यों किया जाता है, ताकि हम सेटिस्फाई कर पाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम उसमें बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। देन they should be balanced with respect to the number of atoms of each element involved in the reaction। तो रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं सबके एटम्स को हमें दोनों साइड पे, मतलब इक्वेशन के इस साइड और इस साइड हमें बैलेंस करना होता है, दोनों साइड पे हर एटम को, नंबर को, ठीक है। सो therefore a quantitative relationship can be established। quantitative, क्वांटिटी है ना, आप यहां नंबर बढ़ा रहे हो वहां नंबर बढ़ा रहे हो। अगर मैं लिख रहा हूं भाई 2H2, अगर मैं लिख रहा हूं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो मैं यहां क्वांटिटी से बता रहा हूं ना भाई कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं, तो ये तो मैंने क्वांटिटी बताई। तो दिस इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो मैंने यहाँ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया कि भाई इतना क्वांटिटी ऑफ ये, इतना क्वांटिटी ऑफ इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। फिर द एरिया ऑफ स्टडी, ध्यान से सुनिएगा, द एरिया ऑफ स्टडी पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को पढ़ने की स्टडी को, किसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये हमारे रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, और जो नया बन रहा है दैट इज प्रोडक्ट। सो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बना रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री, कई लोग इसको स्टाइकोमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये स्टोइशियोमेट्री उसकी स्टडी होती है। आगे एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O, ये हमारी बैलेंस्ड है। अब वन एटम ऑफ सोडियम, इधर भी वन एटम ऑफ सोडियम, एक ऑक्सीजन, देखो दो हाइड्रोजन, यहां भी दो हाइड्रोजन, और एक Cl, यहां भी एक Cl, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा बैलेंस्ड है। सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इंडिविजुअली सारे एटम्स को बैलेंस किया गया है, ठीक। फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस बाय ट्रायल and error method, the number of times an element appears on the reactant side and the product side of the equation is counted। जितनी बार कोई भी एलिमेंट आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, आप उतनी बार उसे काउंट करो। इसका मतलब ये कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन इधर भी आया इधर भी आया, तो हम हाइड्रोजन को दो नंबर काउंट करेंगे। ऐसा नहीं एक बार हाइड्रोजन काउंट करके दूसरे को छोड़ दिया, नहीं, दोनों को काउंट करना है, ठीक है। फिर the element which appears the least number of times is balanced first। जो एलिमेंट सबसे कम टाइम्स अपीयर हुआ है ना, उसको सबसे पहले बैलेंस करो, उसको सबसे पहले बैलेंस करो, ठीक। फिर the other element are balanced in the increasing order of their frequency। और फिर जैसे जैसे जो एलिमेंट सबसे कम अकर हो रहा है रिएक्शन में, उससे पहले, फिर उससे ज्यादा अकर होने वाले को, फिर उससे ज्यादा अकर होने वाले को, फिर उससे ज्यादा अकर होने वाले को, ऐसे ही सबसे ज्यादा अकर होने वाले एलिमेंट को हम एंड में बैलेंस करते हैं, ठीक। फिर in case any two or more elements have the same frequency, the metallic element is balanced first in preference to the non-metallic element। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो बराबर फ्रीक्वेंसी में दोनों जगह पे अपीयर कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, सो आप मेटालिक एलिमेंट को पहले बैलेंस करो, फिर नॉन मेटालिक एलिमेंट को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिस तरीके से आप ट्रायल एरर मेथड से, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से, मैंने इक्वेशन लिखी हुई है सामने, एक समझ लो XYZ है ना, आपने यहां नंबर लगाया, फिर यहां लगा के बैलेंस करने की कोशिश की, फिर आपने यहां नंबर लगाया, फिर यहां नंबर लगा के बैलेंस करने की कोशिश की, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, यह है स्केलेटन इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन, दोनों नाम बोलते हैं, स्केलेटल या स्केलेटन,
एक्चुअल में जो ये स्केलेटन इक्वेशन होती है इसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, इसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। सो Ki प्लस H2SO4 प्लस MnO2 गिव्स KHSO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस I2, है ना। अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां मुझे जैसे अब ये है O, तो मुझे O 2 बार दिख रहा है, यहां O देखिए, एक बार यहां दिख रहा है, एक बार यहां दिख रहा है, एक बार यहां दिख रहा है, तो सबने है ना आपको काउंट करना है, छोड़ नहीं देना है किसी को। यहां मुझे S दिख रहा है तो मुझे यहां भी S दिख रहा है, यहां मुझे H दिख रहा है तो मुझे यहां भी H दिख रहा है ना। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो जो सबसे कम अपीयर हो रहा है, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी है, उसे पहले कर दो, ठीक है। ये वैसे बैलेंस सबसे पहले, अब जैसे यहाँ पे है ना, उन्होंने सल्फर को बैलेंस किया है, ठीक है। सो सल्फर को बैलेंस करने में देखो 2Ki, अच्छा ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन उन्होंने लिखी हुई है, 2Ki प्लस 3H2SO4 प्लस MnO2 गिव्स 2KHSO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस I2। एक बार बैलेंस चेक करके देख लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। देखो यहां दिया है उन्होंने 2Ki, है ना, मतलब K 2 बार है, तो यहां पे भी K 2 है, ठीक है ना। फिर देखिए 3H2, मतलब 3 2 6, 6 हाइड्रोजन है। इधर देखते हैं 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो हमारा ये कितना हो गया, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 2 6 में 2 इधर और 2 उधर, 4, ठीक है। सो 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर 2I, I भी मतलब आयोडीन भी यहाँ 2 है, तो यहाँ आयोडीन भी 2 है, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 3 4 12 प्लस 2 14, तो यहाँ 14 ऑक्सीजन है इधर पे, 2 4 8 प्लस 4 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13, यहां पे हो गए हमारे 13 ऑक्सीजन, ठीक है, यहां 13 ऑक्सीजन हो गए। फिर आगे हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां कितना हो रहा है अभी, 6H, और वहां पे हो रहा है 4H। तो मैं एक काम करता हूं, यहां एक 2 लगा देता हूं। जैसे ही मैं यहां एक 2 लगाऊंगा, देखो क्या होगा, 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन इधर, देखो हो गए 6, और ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 2 4 8 9 10 11 12 और 13 14 हाइड ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गया मेरा। तो K बैलेंस्ड है, I बैलेंस्ड है, H बैलेंस्ड है, O बैलेंस्ड है, ठीक है। Mn देखो, Mn यहाँ 1 है, यहाँ भी Mn 1 है, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। सल्फर यहाँ देखो 1 है, सल्फर यहाँ पे नहीं, सल्फर यहाँ पे 3 है, और यहाँ सल्फर कितने हैं, 2 सल्फर इधर है और 1 सल्फर इधर है, यहाँ भी 3 है। अब ये मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। सो 2Ki प्लस 3H2SO4 MnO2 प्लस 2 गिव्स 2KHSO4 प्लस MnSO4 प्लस 2H2O, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 2H2O और I2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसे बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं, इसे स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या प्रोवाइड करती है, वेट वेट रिलेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट वेट का रिलेशनशिप, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप व्हेन सम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन गैसियस स्टेट, जब गैसियस स्टेट में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप मिलता है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप तब जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में हो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, तो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टोइशियोमेट्री इज द एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये होता है कि भाई किसी भी सब्सटेंस में कोई भी कंपाउंड है, उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो उस टोटल कंपाउंड का कितना परसेंट कोई एलिमेंट घेर रहा है या ले रहा है, उसे एलिमेंटल एनालिसिस बोलते हैं। The proportion by mass of each element present in a compound is called its percentage composition। अब कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो कितना परसेंट प्रेजेंट है उसमें, वो उसका परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। The elemental analysis helps to determine the mass of each element present in 100 grams of known compound and it also establishes the chemical formula of unknown compounds। केमिकल फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, और साथ ही साथ में अगर कोई सब्सटेंस 100 ग्राम है या 100 ग्राम नहीं भी है, कितना भी है, बट हम पर 100 ग्राम्स
कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितना प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, हम ये निकाल सकते हैं, है ना। सो ये परसेंटेज कंपोजिशन इसलिए जरूरी होता है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बाय मास परसेंट इन अ कंपाउंड। अब देखिए कैसे कंपाउंड में से हम मास परसेंट किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं। मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मतलब 1 मोल में वो एलिमेंट, मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितने मास में प्रेजेंट है, अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। इसी तरीके से हर जगह परसेंटेज निकलते हैं। आप लोग को जो मार्क्स आते हैं उसमें भी तो ऐसी परसेंटेज निकलते हैं कि लाइक अगर आपको टोटल 400 आया है और आपका 500 मार्क्स का टोटल था, मतलब 100 नंबर का हर सब्जेक्ट था और उसमें 80 मार्क्स पर सब्जेक्ट आया है आपका, तो 400 अपॉन 500 इंटू 100, है ना, 0 से 0 हटा के 80% आपका आ गया। वैसे ही किसी भी चीज को निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए, हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो 1 मोल में ही तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है उसका, कोई भी सब्सटेंस जो होगा अगर उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास में ले रहा हूं तो उसमें 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये हमने मोल कंसेप्ट जब पढ़ा था तो उसमें ये रिलेशनशिप पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द ग्राम एटॉमिक मास और द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में वो पर्टिकुलर 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, तो उस 1 मोल सब्सटेंस में ये एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कोई भी एलिमेंट है x जिसका मुझे परसेंटेज निकालना है, उसका मास कितना है, तो मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, परसेंटेज निकल गया। ठीक है। The chemical formula of the compound that can be calculated from the elemental analysis data is called empirical formula. Empirical formula हम elemental analysis से निकाल सकते हैं। ठीक, अब empirical formula होता क्या है? ये empirical formula actually simple whole number ratio में किसी भी compound का representation है, like C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, क्लियर। अब ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में, वो चीज दिखाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो लेट्स से दैट दिस इज MF, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर। और इसी ग्लूकोज को अब मैं सिंपल होल नंबर रेशियो में कैसे रिड्यूस कर सकता हूं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, तो क्या हो गया ये CH2O, ये सिंपल होल नंबर रेशियो, क्योंकि 1:2:1 के रेशियो में ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो CH2O जो ये बना है ना, दिस वुड बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये सिंपल होल नंबर रेशियो दिखाता है नंबर ऑफ एटम्स के बीच का, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिखाता है जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द simplest whole number ratio of the atoms of different constituent elements present in one molecule of the compound। ये मैंने वही दिखाया ग्लूकोज का। फिर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड इफ बोथ द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मासेस आर नोन। अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है और मॉलिक्यूलर मास पता है उस पूरे कंपाउंड का, तो आप आराम से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, अभी मैंने वही दिखाया था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। So it represents the actual number of atoms of different constituent elements present in one molecule of the compound. ठीक? The molecular and empirical formula of any chemical compound are related as N into empirical formula is equals to molecular formula, where N is a positive integer. Positive integer है N. N वो है जो मतलब जिसको multiply करोगे तो पूरा formula आ जाएगा, है ना, like CH2O। अब N यहाँ 6 ले लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, तो C6H2 into N, H12O6, तो ये हो जाएगा CnH2nOn, इस तरीके से CH2O सिंपली बोल सकते हो आप। ठीक है, सो ये हमने निकाल दिया N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट, N is equals to molecular mass of the compound upon the empirical molecular mass, मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास जो कंपाउंड का है वो अपॉन द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास कितना है उससे हमें N मिल जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अगर चलिए हम लोग C6H12O6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला को ही करके देख लें तो हमारा कितना आता है, देखिए
C6H12O6, पहले कंपाउंड का मास निकाल लें, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12 प्लस, एक मिनट, 12 इंटू 1 हो गए 12 इंटू 1 एंड 6 इंटू 16, अभी ठीक है। ये 12 कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का और 16 एक ऑक्सीजन का मास है। सो 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी गया 1, 6 1 ज़ा 6 72 प्लस 12 प्लस 6 6 ज़ा 36 एंड 3 6 1 ज़ा 6 7 8 9, ठीक है। सो 96 7 8 9 10 100 170 180 180 आया, ठीक है। ये इसका मास आया। सो हम यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिख दें 180 अपॉन, यहाँ है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना है, CH2O, तो C12 प्लस 2 प्लस 16 17 18 19 20 20 एंड 1 30 आ गया। 180 अपॉन 30, 3 6 18, 6 आ गया। और वैसे ही मैंने आपको अभी वो CnH2n लिख के दिखाया था, CnH2nOn, तो n हमारा 6 आ गया। अब आप 6 डाल के इस फॉर्मूले को ये बना सकते हो। इस तरीके से हम एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। चलिए इसी के साथ यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब आपको ये बताया जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आप अपने इतने सारे कोर्सेज जो यहाँ पर हैं, इनको आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट। यूट्यूब चैनल पे तो सीधा आप जाके यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स डालिए, वहाँ पे जो सर्च आएगा, सर्च में आपको जो आपसे कंसर्न्ड टॉपिक है, जो सिलेबस है, जो भी आप क्लास का पढ़ना चाहते हैं, वो आप वहाँ एंटर करके फिल्टर में प्लेलिस्ट सेट कर दीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस में होते हैं। मोबाइल ऐप और जो वेबसाइट है उसमें आपको क्लास के साथ सब्जेक्ट के थंबनेल्स मिलेंगे, आप उन पे क्लिक करके पूरे वीडियोस की सीक्वेंस ले लीजिए। वहाँ क्लिक करके वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब का ही प्लेयर यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे आप फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल।